हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनामिक एंड वेव प्रोपेगेशन को ही कंटिन्यू रखते हुए यूनिट 2 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, रेडिएशन फ्रॉम लीनियर एंटीना। एक लीनियर एंटीना कितना रेडिएशन एमिट करेगा, या फिर इस टॉपिक को एक नाम से और जाना जाता है, जो लीनियर एंटीना होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, या फिर इसको एक नाम से और जाना जाता है सेंटर फेड लीनियर एंटीना। तो एग्जाम में किसी भी नाम से ये टॉपिक आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो एंटीना होता है, एंटीना होता क्या है? एंटीना एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट भी करता है और उसको रिसीव भी करता है। ठीक है, तो इमिटर का भी काम करता है और ये रिसीवर का काम भी करता है। अब कोई भी एक लीनियर एंटीना रेडिएशन कैसे इमिट करेगा ये भी हम पढ़ लेते हैं। एक बार इस चीज को समझ लेते हैं, एग्जाम में कैसे आएगा उसको हम बाद में देखेंगे, कैसे लिखना है एग्जाम में। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक एंटीना है, ये हमने एक डाइपोल एंटीना मान लिया, ये हमारे पास एक डाइपोल एंटीना है। ठीक है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है डाइपोल एंटीना, डाई का मतलब दो पोल होंगे इसके, और इस डाइपोल एंटीना को हमने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ये है हमारे पास एक एसी सोर्स। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर से जब इसको हम इस एंटीना को एसी सोर्स सप्लाई करेंगे तो हमें पता है जो एसी करंट है वो कैसे चलता है, साइनोसाइडियल चलता है। तो जब पॉजिटिव हाफ होगी तो ये ऊपर वाला जो एंड है वो पॉजिटिव होगा, जो नीचे वाला जो एंड है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जब नेगेटिव साइकिल की बात आएगी तो ये जो ऊपर वाला पोल है वो नेगेटिव हो जाएगा और नीचे वाला पोल हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की ओनली ऑन। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज, और करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा इस एंटीना में, नीचे से ऊपर की तरफ ये करंट फ्लो होगा। अब ये जो ऊपर वाला जो पोल है वो पॉजिटिव है। अब हमें पता है जो पॉजिटिव पोल होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा आउटवर्ड निकलेंगी। तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाली प्लेट में बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा। ये जो एरो लगाए हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करें, सेम एज इट इज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले पोल की अगर बात करता हूं तो नीचे वाले पोल में है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है? नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है अंदर की तरफ। ठीक है, इस टाइप से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे, आपने 12th क्लास में भी ये पढ़ा होगा। तो जो नीचे वाला पोल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड, और ऊपर वाले पोल में आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि इस सर्किट के अंदर, इस एंटीना के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब जब करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करता है। अब इसके चारों ओर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ये वाली बात भी एक बार पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं। तो हमने ये एंटीना कुछ इस प्रकार से लिया है, इस टाइप से हमारा डाइपोल एंटीना है, और ये हमने यहाँ पे एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउन से अप की ओर है, मतलब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पॉजिटिव पोल है हमारे पास और ये नेगेटिव पोल है। अब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? ये होता है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो फिंगर ऐसे रोल हो रही है ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस टाइप से। ये एरो और ये जो एरे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। सेम एज इट इज अगर हम इसमें देखें तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसमें करंट की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड करंट की डायरेक्शन में हम राइट हैंड थंब रूल अपोजिट करके लगाएंगे। करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे होगी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और इसमें जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो कोई भी जो लीनियर एंटीना है वो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और एक पॉइंट और रहता है यहाँ पे, ये तो था हमने सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का लिया था, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल का लेंगे तो सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे निकालना क्या है? इस टॉपिक में हम निकालेंगे क्या? रेडिएशन फ्रॉम लीनियर एंटीना। यहाँ पे हमें निकालना है कि इस एंटीना के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर निकालेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और फिर निकालेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये तीन चीज हमने यहाँ पे निकालनी है और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब रहता है इसका मैथमेटिकल। ठीक है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने जो समझने का था वो हमने देख लिया। मैथमेटिकल प्रॉब्लम रहती है
मैथमेटिकल प्रॉब्लम को भी पढ़ते हैं। तो इससे जो पहले वाला टॉपिक है रेडिएशन फ्रॉम लीनियर एंटीना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वहाँ जो पीछे वाला टॉपिक था वो क्या था कि हम एक स्मॉल सा करंट एलिमेंट लेके चलते हैं, और स्मॉल सा करंट एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, आईडीएल। इस आइडियल को हम देखेंगे कि ये एक एंटीना है या नहीं है, ये एक प्रॉपर एंटीना का काम करेगा या नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकली जो स्मॉल सा करंट एलिमेंट है वो प्रैक्टिकली कोई एक लीनियर एंटीना नहीं होता है। एक लीनियर एंटीना किसको बोलेंगे हम, सेंटर फेड लीनियर एंटीना को ही हम एक प्रैक्टिकल एंटीना बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। द स्मॉल करंट एलिमेंट इज नॉट ए प्रैक्टिकल एंटीना। जो स्मॉल करंट एलिमेंट होता है, स्मॉल करंट एलिमेंट क्या होगा, आईडीएल। जो आइडियल होता है वो एक प्रैक्टिकल एंटीना नहीं होता। द प्रैक्टिकल एंटीना इज सेंटर फेड लीनियर एंटीना। जो सेंटर फेड लीनियर एंटीना होता है उसको ही हम प्रैक्टिकल एंटीना बोलते हैं। हैविंग लेंथ कंपेयर विद फ्री स्पेस वेवलेंथ, और इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल में इक्वल होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, द करंट एम्पलीट्यूड ऑफ सच एंटीना an antenna decrease uniformly from a maximum at the center or to minimum at the end। अब इसका मतलब क्या है, हमने जो एंटीना लिया है, अब हमें पता है एंटीना हमने कुछ इस टाइप से लिया था, ठीक है। यहाँ से हमने एसी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे जो साइकिल होगी, एक बार ये जो लाइन है इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो ऐसे होगा कुछ इस टाइप से, यहाँ पे कुछ इस टाइप से होगा और इस टाइप पे। तो यहाँ पे जो सेंटर है इसका, इस सेंटर में जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो इस एंड है, इस एंड के ऊपर जो करंट है वो मिनिमम रहेगा। उस करंट का जो एम्पलीट्यूड है इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम रहेगा, और जो सेंटर है वहाँ पे इसका करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद हम बिल्कुल ऐसा ही एक एंटीना लेके चलेंगे जैसा हमने समझाया था, उसके लेंथ को हम यहाँ पे डी मान के चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, द एंटीना ऑफ लेंथ डी, एंटीना की लेंथ हमने डी ली है, इज एज्यूम टू बी ओरिएंटेड अलोन द जेड एक्सिस विद द गैप ऑफ ओरिजिन। मीन्स जो हमने एंटीना लिया है इस टाइप से हम एंटीना लेंगे, ये हमने एंटीना ले लिया और यहाँ पे एसी सोर्स से कनेक्ट किया, और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ हमने मान ली डी, और बीच में स्मॉल सा गैप ले लिया। ये जो स्मॉल सा गैप है जहाँ पे आप ये पेन देख रहे हैं इस टाइम, ये स्मॉल सा गैप है, ये इंसुलेटेड मीडियम होगा यहाँ पे, और ये जो एंटीना है वो जेड एक्सिस के अंदर ओरिएंट कर रहा है, घूम रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, इफ डैम्पिंग ड्यू टू इमिशन ऑफ रेडिएशन इज नेग्लेक्टेड। अब डैम्पिंग का मतलब क्या है, डैम्पिंग के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है, वो जो डैम्पिंग के कारण जो रेडिएशन का इमिशन होगा वो यहाँ पे नेग्लेक्टेड ले रहे हैं। मीन्स डैम्पिंग का मतलब होगा यहाँ पे ये हमने जो एसी सोर्स ले रखा है, एक बार यहाँ पे पॉजिटिव है एक बार यहाँ पे नेगेटिव है, तो लगातार जो पोलैरिटी चेंज होगी तो कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट होगी, और ये मान लिया जो रेडिएशन इमिट होगी डैम्पिंग के कारण वो क्या है, नेग्लेजिबल है, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको एज्यूम ही नहीं करेंगे। उसके बाद द करंट अलोंग द एंटीना इज टेकन एज साइनोसाइडियल इन टाइम। अब एंटीना के अंदर जो करंट है, करंट कैसा है हमारे पास, एसी करंट है, एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। अब जो एसी सोर्स होता है, जो एसी करंट होता है वो साइनोसाइडियल चलता है टाइम के साथ में। तो हमने यहाँ पे करंट मान लिया, करंट क्या है, करंट है हमारे पास I इक्वल टू आर ई। आर ई यहाँ पे रियल पार्ट को डिनोट करता है, और आई नॉट ई की पावर आयटा ओमेगा टी, और इसको हम लिखेंगे आई नॉट कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट होगा। मैथमेटिकल पार्ट की आपको बहुत सारे टर्म, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रखा होगा कहीं का कहीं से, उसको सोल्व करने बैठेंगे एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे और आपको कुछ पॉइंट इसके अंदर याद भी करने पड़ेंगे। तो द एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे हमने आई नॉट कोस ओमेगा टी ले लिया, यहाँ पे जो आर ई है वो रियल पार्ट है, जो टी है वो हमने यहाँ पे जीरो ले रखा है। मीन्स अब तक एंटीना ने कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं की है, उस टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड और ये सारी चीज़ हमने करंट निकाल लिया है। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द सेंटर इज आई नॉट, और जो सेंटर है उस पर हमने एंटीना का जो सेंटर है उस पर करंट का एम्पलीट्यूड मान लिया आई नॉट। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एंटीना है, ये वाला जो एंटीना है हमारे पास, इसमें एक स्मॉल सी लेंथ लेंगे DL लेंथ, और उस DL लेंथ के अंदर हम करंट निकालने की कोशिश करते हैं कि DL लेंथ में करंट हमारा कितना होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी पीछे क्या आई थी, I इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे जो T है, इस T को, T क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, जो स्पीड होती है हमारे पास वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम को तो हम उठा के उस तरफ लेके चले जाएंगे,
ठीक है, और सी को इस तरफ ले आएंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एल बाय सी। तो यहाँ पे जो टी है उस टी की जगह हमने रख दिया एल बाय सी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है, आई नोट एज इट इज, कोस एज इट इज, और ये जो सी है वो हमने लिख लिया ओमेगा के नीचे, ओमेगा बाय सी। अब यहाँ पे हम जो ओमेगा बाय सी है इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई न्यू, वैसे तो 2 पाई बाय टी होती है और 1 बाय टी होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 पाई न्यू लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यू है इस न्यू की वैल्यू रखेंगे सी बाय लैम्बडा। अब हमारे पास इस तरफ क्या है, ये जो सी है इसको उठा के अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो ये सी इसके डिवाइड में हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा बाय सी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, या फिर हम बोथ साइड सी से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ओमेगा बाय सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 पाई बाय लैम्बडा। तो यहाँ पे जो ओमेगा बाय सी है इस ओमेगा बाय सी की जगह हम क्या रखेंगे, 2 पाई बाय लैम्बडा रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही कर रखा, आई नोट कोस एज इट इज, ओमेगा की जगह हमने क्या रख दिया, सॉरी ओमेगा सी की जगह हम रखेंगे 2 पाई बाय लैम्बडा और एल यहाँ पे एज इट इज। तो ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है वो वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इस आई नोट की जगह पे ये कंप्लीट वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो ये आ जाएगा आई नोट कोस 2 पाई बाय एल लैम्बडा, और यहाँ पे जो कोस ओमेगा टी है ये हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा कोस ए प्लस बी। सॉरी, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 कोस ए और कोस बी, 2 कोस ए और कोस बी। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 2 कोस ए और कोस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे लिख भी रखा है हमने। और ये किसके बराबर होता है, कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी के बराबर ये होता है। तो अब इस ये वाली जो टर्म है इसको इस फॉर्मूले से खोल लिया जाएगा। तो आई नोट बाय 2 तो हमने बाहर रख लिया। अब कोस ए प्लस बी, सॉरी कोस ए माइनस बी, तो कोस हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, ए हमने मान लिया ओमेगा टी को, ओमेगा टी एज इट इज, माइनस बी बोल दिया हमने 2 पाई बाय एल बाय लैम्बडा को, ब्रैकेट बंद, और बीच में फिर प्लस का साइन, कोस एज इट इज, ए क्या है हमारे पास ओमेगा टी रखा प्लस, और जो b है b क्या है 2 पाई एल बाय लैम्बडा, ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पर हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो ये आई एज इट इज। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट था उस रियल पार्ट को हम साथ में लेके चलते हैं। रियल पार्ट हमने जो स्टार्टिंग में देखा था आई इक्वल टू रियल पार्ट और आई नोट कोस ओमेगा टी था हमारे पास, या कोस ओमेगा टी था, तो यहाँ पे आई नोट बाय 2 एज इट इज। अब ये जो है, ये जो कोस का जो आगे का जो फंक्शन है और यहाँ पे इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी माइनस 2 पाई एल बाय लैम्बडा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ 1 या 2 स्टेप हैं जिनको याद रखना पड़ेगा। और सेम एज इट इज यहाँ पे भी जो कोस है इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी प्लस 2 पाई एल बाय लैम्बडा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, e की पावर आयटा ओमेगा टी, इसको हम कॉमन निकालेंगे। आयटा ओमेगा टी यहाँ पे भी है और आयटा ओमेगा टी यहाँ पे भी है, इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद क्या आ जाएगा, आई एज इट इज, आर ई जो रियल पार्ट है वो एज इट इज आई नोट बाय 2। अब e की पावर आयटा ओमेगा टी को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, e की पावर आयटा 2 पाई एल बाय लैम्बडा ये बच जाएगा, और यहाँ पे e की पावर माइनस आयटा 2 पाई एल बाय लैम्बडा यहाँ पे बच जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे जो रियल पार्ट है जो e की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी है इसको रहने देंगे और बाकी जो पार्ट है उसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर देते हैं, हम लेके ही नहीं चलते। तो यहाँ पे जो आई एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आएगी, आई नोट बाय 2 e की पावर, और साथ में ये पूरी की पूरी टर्म हमें यहाँ पे एज इट इज मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो निकाल लिया। एम्पलीट्यूड आएगा हमारे पास ये वाला, आई एल इक्वल टू आई नोट बाय 2 ई की पावर, और ये कंप्लीट हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इस रिजल्ट का जो यूज है वो हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का जो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमने ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर निकाला था। और अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में भी आया होगा, आपको पता भी होगा। ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आयटा ओमेगा, और साथ में यहाँ पे वैसे तो आएगा आई नोट की जगह हम लेके चलेंगे आई एल, जिसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, और साथ में डी एल साइन थीटा,
और ई की पावर माइनस आयटा ओमेगा, और टी की वैल्यू आएगी यहाँ पे टी माइनस आर बाय सी, और साथ में आएगा यहाँ पे एन थीटा, डिवाइड बाय में आएगा इसके आर स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर प्राइम हमें मिलेगा। ये हमने ई की वैल्यू निकाली थी। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे जो आई एल की जो वैल्यू निकाली थी अब लास्ट टाइम, वो आई एल की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करने के बाद उसको मैथमेटिकली सोल्व किया जाएगा जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम मार्क्स के अंदर आता तो बहुत कम मार्क्स के अंदर आता है, तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद फिर हमें निकाला है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे उस रिजल्ट की, डिवाइड बाय जो सी है और इसका मोड साथ में एन फाई। ठीक है, ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा हमें? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो रिजल्ट आता है उस कंप्लीट इक्वेशन को सोल्व करने के बाद इतना बड़ा हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का रिजल्ट मिलेगा, और इसको मैथमेटिकली सोल्व करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये वाला कंप्लीट का कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा, और इसके डिवाइड में है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो कंप्लीट रिजल्ट आया है इसके डिवाइड बाय में सी कर देंगे, और इनटू में एन फाई आ जाएगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का हमने अब जो फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? बी इक्वल टू ई मॉड और डिवाइड बाय सी और साथ में एन फाई। ये जो कंप्लीट वैल्यू है, कंप्लीट की कंप्लीट वैल्यू वो किसकी है? सी की वैल्यू है, सॉरी ई की वैल्यू है। ई की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइड बाय सी होगा, इनटू में एन थीटा होगा। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा लीनियर एंटीना का। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। ठीक है, और यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b बाय म्यू नोट। ये वैल्यू पुट करते ही b की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, e की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, तो हम पॉइंटिंग वेक्टर भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास रेडिएशन फ्रॉम लीनियर एंटीना। आई होप आपको ये समझ आया। अगर मैथमेटिकल में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसका मैथमेटिकल भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।